हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं राज की बात MSME, एक ऐसा शो जो स्पेशली व्यापारियों के लिए बना है। और उम्मीद यह है इस शो में कि हम प्रमोट करें व्यापारियों को, व्यापारियों के काम को, व्यापारियों की जिंदगी को और व्यापारियों की जरूरतों को। बहरहाल आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जिनके साथ बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां सभी व्यापारियों को 8 बजे तक छूट मिली है अपना व्यापार करने के लिए, होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इज स्टिल स्ट्रगलिंग बिकॉज उनकी जो अवधि है वक्त की वो 4 बजे तक ही है। आज बात करेंगे मेरे साथ रेस्टोरेंट एंड होटल एसोसिएशन को वो व्यक्ति जो एक तरीके से फ्लैग बैरियर है इस एसोसिएशन के, और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि रेस्टोरेंट और होटल एसोसिएशन से जुड़ी कोई भी तकलीफ हो वो प्रशासन तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे और उसका कोई इलाज हो। मेरे साथ इस वक्त हैं श्री तेजिंदर सिंह रेणु। सर नमस्कार। राज की बात MSME में आपका स्वागत है। पहले तो ये आपको कैसा लग रहा है, ये जो मैंने शुरुआत करी दोपहर के शो की MSME के लिए, कैसा लग रहा है सर? ये राज, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा और एक बड़ा एडवांटेजियस मूव है, स्पेशली फॉर बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, MSME से जो कनेक्टेड है उन लोगों के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सब लोगों की आवाज नहीं पहुंच पाती है। फॉर्चुनेटली मेरे कुछ फ्रेंड्स अच्छे हैं, मेरे लोग हैं साथ में मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट दोनों, आप जैसे दोस्त हैं तो हम लोग तो कई बार आ जाते हैं, पर कई सेक्टर छूट जाता है। तो इसके जरिए आप उन तक ये जगह आवाज, उनकी आवाज पहुंचा पाएंगे सरकार तक। बहुत अच्छा है, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। सर पर आप खुश नहीं दिख रहे, आपके चेहरे पे वो खुशी नहीं है। 4 बजे तक की अवधि जो थी और वही अवधि रह गई, 8 बजे तक कुछ हो नहीं पाया। ये हंसना जो है ना, स्माइल जो चेहरे पे रहती है जी, ये कुछ टाइम के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि इसके बगैर चलेगा भी नहीं ना। यानी रोके तो काम नहीं हो रहा, ये बात समझ में आ गई जी। एंड 4 बजे तक का जो समय है ये एक्चुअल में पूरे लॉजिक के परे है। मिसाल पता नहीं किस चीज की सजा हम लोग भुगत रहे हैं। एंड क्योंकि सरकार के पास कोई डाटा तो है नहीं कि वो ये प्रूव कर सके कि भाई 4 बजे के बाद ही कोविड आता है, और स्पेशली रेस्टोरेंट के थ्रू ही आता है जी। क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर रेस्टोरेंट से ही अगर सपोजली अगर कोविड फैलता है तो पूरे महाराष्ट्र के रेस्टोरेंट सील कर देना चाहिए, फिर कोविड कभी आएगा ही नहीं और सारे रिलैक्सेशन हटा देने चाहिए, महाराष्ट्र सेफ हो जाएगा। पर शायद ऐसा कुछ तो है नहीं, मुझे नहीं लगता। लेकिन सर रेस्टोरेंट होटल एसोसिएशन के साथ ऐसा क्यों, मतलब आपको क्या वजह लगती है कि क्या वाकई में जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है वो रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री नहीं कर सकती, या सरकार के खुद के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, या समझने में कहीं ना कहीं तकलीफ है? आई वुड से द सेकंड पार्ट, समझने में तकलीफ है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार में कुछ जो एडवाइजर्स हैं उनके मन में कई जहन में ये बैठा है कि भाई कोविड सिर्फ रेस्टोरेंट से ही फैलता है जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप देखेंगे हर एक मंत्रालय में भी कैंटीन है, वहां भी बैठ के लोग खाना खा रहे हैं, वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, सेम वे ऑफिस में कैंटीन है, फैक्ट्री में है, इंडस्ट्रीज में वर्कर साथ में बैठ के खाते हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेस्टोरेंट से होता है, उल्टा। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि जब आदमी खाता है तो वो बेसिकली बातें कम करता है जी, और जो कोविड का जो सिस्टम है फैलने का वो बात करने से ज्यादा होता है। व्हेन द सलाइवा इज थ्रोन आउट व्हाइल स्वॉलिंग, सलाइवा बाहर नहीं आता है जी। बट शायद ये हमको समझाना बड़ा मुश्किल है। हमारा तो यही मानना है कि हम लोग कोर्ट भी जा रहे हैं, हाईकोर्ट भी पिटीशन फाइल कर रहे हैं, तो हमको तो सरकार से यही पूछना है कि आपका कौन सा डाटा ऐसा बोलता है कि हम लोग फैलाते हैं, तो फिर उसको 4 बजे तक भी क्यों चलने देते भाई? यानी कुछ समझ के परे है। और अगर समझो अगर आपने 4 बजे तक का समय रखा है, आपने ऐसा सोचा है कि हम सिर्फ 6 घंटे काम करने देंगे आपको, तो फिर 6 घंटे हमारा जो प्राइम टाइम है उसमें दे दीजिए। शाम में देने में समय आपको क्या प्रॉब्लम है? सर जो आंदोलन था, जो मोर्चा जो आपने निकाला NMC के बाहर, कलेक्टर ऑफिस के बाहर, दूसरे दिन रैली निकली, सभी व्यापारियों को राहत मिली, लेकिन एक बड़ा तबका रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री का था उस दिन जिस दिन ये रैली निकली थी। मतलब वो सेंटर पॉइंट होटल के ओनर हो, या सांझा चूल्हा के ओनर हो, या होटल प्रीतम के ओनर हो, हर मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स, होटल्स के या कैफेज के ओनर्स वहां पर थे। सर फिर भी असफलता। एक्चुअल में ये जो समिति बनी है, जो उसका नाम सरकार जगाओ, वाणिज्य बचाओ
संघर्ष समिति है जी ये समिति बनी ही उन लोगों की थी जो मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर थे जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि रेस्टोरेंट्स, परमिट रूम्स, आपके कोचिंग क्लासेस, आपका डेकोरेशन, मंगल कार्यालय, बैक स्टेज, ऑर्केस्ट्रा, ट्रैवल्स, ये जो ऐसे जो इंक्लूडिंग अम्यूजमेंट पार्क, ऐसे जो कमिटीज थी, इन लोगों के लोग हम सब जुड़ के ये समिति में आए थे जी। और उसको ट्रेडर्स ने बाकी सपोर्ट किया। बाकी ट्रेडर्स भी आए, नागविदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अश्विन मिहाड़िया जी खुल के साथ में रहे, उनकी पूरी टीम साथ में रही, नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी लोग आए, स्टील एंड हार्डवेयर चैम्बर के भी लोग आए। तो ऐसे में हम लोग सब मिलके काम कर रहे थे और अभी भी जुड़े हुए, ऐसा कोई फर्क नहीं उसके अंदर में। स्लाइटली ये जरूर फर्क पड़ गया कि उनका टाइम 8 बजे हो गया जी और हम रह गए 4 बजे तक। इस बीच में कैसा हुआ कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अंग्रेज सिखा गए वो हम फॉलो अभी तक कर रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है। उनको हमारी ताकत को सरकार ने तोड़ दिया। 95% लोगों को रिलीफ मिल गया और जो लोग मोर्चा निकाल रहे थे, जो लोग कर रहे थे, शायद उसकी हमको सजा मिल गई, प्रसाद मिल गया कि भैया अच्छा आपको एक प्रॉब्लम है तो आप और प्रॉब्लम में रहो। ये समझ के परे। सर, जब बाकी व्यापारियों को राहत मिली, 8 बजे तक का वक्त हुआ, आपका 4 बजे तक ही रहा, तो एनवीसीसी, कैट, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, एसोसिएशंस थे जो आपके साथ जुड़े हुए थे, वो एसोसिएशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्यों ना हो, ऐसे कई सारे एसोसिएशन थे जो पूरी तरीके से खुश नहीं है। मतलब अगर सिर्फ अवधि बढ़ाने वाली जो बात है, जैसे एसोसिएशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है, वो भी एक तरीके से खुश नहीं है। आप उनको किस तरह से देखते हैं? राज, देखो, कोचिंग वालों का तो बड़ा ही विचित्र पोजीशन है। एक तरह से हम ऐसा समझ सकते हैं कि ऑनलाइन तो आप कर ही रहे हैं, आपको प्रॉब्लम क्या है जी। पर ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती। एजुकेशन एक कोई चीज ऐसी है जिसमें प्रैक्टिकल्स, कई चीजें होती हैं जो 1-to-1 क्वेश्चन आंसर होते हैं, फेस टू फेस जो बात होती है, जो बात जाती है, वो चीज नहीं हो पाती और वो चीज वो मिस कर रहे हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, कोचिंग में हमारे बच्चे तैयार होके, आज ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये ऑब्वियसली JEE, नीट, ये सब चीजों के बच्चों को पढ़ाते हैं जो कंपटीशन एग्जाम तक जाते हैं, यूपीएससी तक जाते हैं। अब अगर समझो अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे। इसका लॉस टोटल स्टेट को है जी। ये हमारे बच्चों के साथ, हमारे फ्यूचर के साथ भी है, तो उनके साथ भी गलत हो रहा है। जबकि स्टूडेंट्स, मेरा ऐसा मानना है कि अपने गुरु का, अपने जो टीचर्स हैं उनको बहुत फॉलो करते हैं या उनको मानते हैं, तो उनके लिए उनको उनके क्लासरूम में प्रॉपर डिस्टेंसेस के साथ में मैनेज करना इज इजियर जॉब कंपैरेटिवली एंड दे शुड बी परमिटेड। आई डोंट नो, फेल टू अंडरस्टैंड कि क्यों उनको बिल्कुल अलग रखा गया। सर, मेरे एक स्पॉन्सर हैं जो मैं अपने स्पॉन्सर्स के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ। आई रियली वांट टू थैंक ऑल माय स्पॉन्सर्स हु मेक दिस शो बिग, ह्यूज, हुमंगस। धन्यवाद उत्तर दक्षिण का, नागपुर शहर का सबसे अच्छा साउथ इंडियन फूड इज बाय उत्तर दक्षिण। रियली वांट टू थैंक रीनाज हैंड मेड, हैंड क्राफ्टेड हैप्पीनेस, जो एक बड़ा रीनाज का अचार है, वो बड़ा पॉपुलर भी है और मैंने एक सर को भेंट में भी दी है। सर को उम्मीद है कि सर अचार खाते हैं, सर को पसंद आता है। सर, वो अचार थोड़ा सा, क्योंकि अचारी सवाल है इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो अचार को आप देखकर ये जवाब दे। तो सर, आप 100 करोड़ रुपए नहीं देती आपकी इंडस्ट्री बराबर, तो शायद इसके वजह से तो नहीं आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पहले तो धन्यवाद इस अचार के लिए जी, थैंक यू। और ये आचार्य सवाल आपने वाकई में बड़ा तीखा पूछ लिया। आई बिलीव यस, प्रोबेबली कहीं कुछ कनेक्शन लगता है ऐसा मुझे, ऑल्दो नागपुर में कभी ऐसी प्रथा नहीं है जी। बट यस, अभी वो सचिन वाजे के केस से रिलेटेड, उसके बाद में उसकी पूरी चेन, ईडी के पास रिकॉर्ड, एक मनी ट्रेल, हर चीज हो रही है। उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली कुछ बार एंड रेस्टोरेंट वाले, मुझे ऐसा लगता है कि विटनेस हैं जी, जिनका रिकॉर्ड पे आने से सारा चीजें आ रही है। इवन मैंने कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाए, उसके अंदर पहला क्वेश्चन भी मेरा यही है कि क्या हम लोग वो सचिन वाजे के केस के कारण सफर हैं, क्या हमें उस चीज की सजा दी जा रही है? क्योंकि जो भी कारण रहा होगा, मिसाल उसके अंदर सरकार डायरेक्टली इन्वॉल्व है नहीं है, वो कोर्ट पता करेगा, ईडी पता करेगी, एनफोर्समेंट एजेंसीज पता करेंगी, पुलिस पता करेगी, महाराष्ट्र पुलिस भी इसमें लगी हुई है, तो सीबीआई है, सारी चीजें सब वो करेंगे। इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है ये नहीं है, बट ये एक बात पक्की है कि एक व्यक्ति सचिन वाजे और उसकी टीम इस तरह का कुछ हफ्ता या महीना या कुछ तो भी जमा कर रही थी, ये चीज तो अभी सामने आ चुकी है। अब उससे अगर सरकार को ऐसा लग रहा है कि उन पे ये आंच आ रही है,
तो वो एक्चुअली में गलत सोच रहे हैं जी। क्योंकि हमको भी समझता है ऐसे अलग अलग टाइप के ऑफिसर्स आते हैं, उनका अलग अलग अप्रोच रहता है काम करने का। 99% अच्छे हैं, पर एक जो खराब रहता है पूरे डिपार्टमेंट को खराब करता है। सरकार की ऐसा सोचना गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कोरिलेटेड है तो वो उस अप्रोच को काटना चाहिए, ऐसी पोजीशन नहीं है। पर अगर ऐसा है कि अगर वो सचिन वाजे के केस के कारण शायद ये एक जो सेक्टर है ये सफर है, तो ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि हम भी इसी राज्य के सिटीजन्स हैं। और अफसोस ऐसा है कि जिस समय नागपुर पीक पे था, मीन्स जब आप देखिए कि फरवरी से शुरू हुआ, मार्च अप्रैल हम लोग पीक पे थे, और इस पीरियड में वेस्टर्न महाराष्ट्र मुंबई चालू था जी। अब जब हमारे यहाँ केसेस लिटरली 10 केस का एवरेज आ गया है पूरे जुलाई में जी, और मुंबई में केसेस 1000 के करीब में है डेली, तो उनका बंद करने के साथ साथ उन्होंने हमको बंद रखा हुआ है। तो ये जो कनेक्टिविटी है ये विदर्भ एरिया के साथ में, ये क्यों ऐसा होता है मुझे नहीं मालूम, बट ये जो डिस्कनेक्ट है ये पूरे विदर्भ के साथ में बहुत अन्याय है। वहां पे केसेस हैं तो भाई आपने पैंडेमिक एक्ट बनाया, केंद्र सरकार राज्य सरकार, उसके बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना, उस दोनों एक्ट के अंदर में आपने नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए, कलेक्टर है, कमिश्नर है, दे आर IAS ऑफिसर्स, दे आर क्वालिफाइड, दे नो द रीजन बेटर। अब वो सब होने के बाद में उनको आपने अधिकार दिया कि भाई आप लेवल के हिसाब से आप अपना फोर्स कीजिए, लेवल बना दिया आपने। इतना सुंदर ऑर्डर बनाया 4 जून को, जिसके अंदर लेवल 1, 2, 3, 4, 5 तक दिया, उसको कनेक्ट कर दिया, टेक्निकली साइंटिफिकली डाटा सारा कनेक्ट हो गया, पावर दे दिए, और उसके बाद में राज्य सरकार ने एक सिंगल ऑर्डर के साथ में पूरे के पूरे पैन महाराष्ट्र को लेवल 3 में कर दिया। हमें यह समझ में नहीं आता कि भाई वो जो IAS ऑफिसर्स है जिनको अपने एरिया पता है, जिन्होंने 9 जुलाई को कलेक्टर ऑफिस नागपुर, 20 जुलाई को कलेक्टर ऑफिस नागपुर ने खुद लिख के मंत्रालय को भेजा है कि भाई हमारे एरिया में केसेस कम है, हमको लेवल 1 करने की परमिशन दी जाए जी। अब ऐसा अगर जिला अधिकारी लिख के भेज रहे हैं तो समझने की बात है कि वो भी कुछ सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी है उसका भी हमको ख्याल रखना है। हमारे से कनेक्टेड इतने सारे आज नहीं करते, होटल इंडस्ट्री के साथ में करीब 2 लाख सिटीजन्स कनेक्टेड है इनडायरेक्टली डायरेक्टली। ऐसे में सबके सबको प्रॉब्लम है। मेरे खुद के मैंने स्टाफ कुछ कम किया है, कईयों को हमको वर्किंग ज्यादा देके काम कराना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा ब्रेक इवन नहीं आ रहा। होटल्स के हमारा ऐसा मानना है कि अप्रोक्सीमेटली जो बजटरी होटल्स होता है बिजनेस क्लास, उसका 25% में ब्रेक इवन आता है, पर जो बड़े होटल होता है उनका ब्रेक इवन 60-70% पे आता है, क्योंकि उनके ओवरहेड्स बहुत ज्यादा है। कईयों के बैंक लोन्स है। अनफॉर्चुनेटली, यानी पहले हम लोगों ने सुना था शुरू में कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में कुछ होटल से कनेक्टेड कैटरर्स और होटल इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने सुसाइड किया। कल अल्पेश उपाध्याय, अकोला के कैटरर, उन्होंने सुसाइड किया फॉर द सेम रीजन, फाइनेंशियल क्रंच। आपस जो उनके फाइनेंसर्स हैं उनमें कुछ उनका डिस्प्यूट आया एंड ही कमिटेड सुसाइड। ये मुझे बोल के अच्छा नहीं लग रहा, ना ये कभी प्रमोट होना चाहिए, क्योंकि गिव अप करने की जो पोजीशन है ये कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। फाइट बैक सबने करना चाहिए, हम सब साथ में हैं, बट सब इतने स्ट्रांग नहीं रहते। कई रहते हैं, आज उनका जो परिवार है उनका सोचिए आप, ठीक है, मैं गवर्नमेंट को तो बड़ा आसान लगेगा कि ठीक है यार इतने मर रहे, एक और गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उनकी जगह बैठना पड़ेगा सोचने के लिए। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सर मेरे आखिरी के 2 सवाल। सर पार्सल सुविधा तो शुरू है, अगर रेस्टोरेंट्स को हम देखें तो पार्सल सुविधा शुरू है, क्या राहत नहीं, थोड़ा सपोर्ट सिस्टम तो है ना सर? देखिए, उसका एडवांटेज सिर्फ ये है कि जो हमारी इन्वेंट्री, हमारे जो परचेज जो रहता है, जो प्रोडक्ट हमारा रॉ मटेरियल है, वो कम से कम रोलिंग में रहता है, उसका एक एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज है कि भी कस्टमर्स को उनकी चाहत का फूड मिल जाता है, दैट इज गुड। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है उसके अंदर कि हमारा जो डिलीवरी है वो ऑब्वियसली हमारा डिलीवरी हम अलाउड है, हम छोटा मोटा एरिया अपने आसपास का एरिया कर सकते हैं। दूर दराज के एरिया के लिए फिर लोग जोमेटो और इस टाइप के पोर्टल्स को यूज करते हैं, और वो हमारा बहुत बड़ा परसेंटेज अपने कमीशन में ले लेते हैं। 10% से लेके तो 25% तक वो वेरी करता है आपके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। वो एक बहुत बड़ा चंक है, तो जो कमाई है वो पूरी उसमें चले जाती है। वो सिर्फ एक रोलिंग करने के लिए, दिखाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए रेस्टोरेंट्स या ऑनलाइन सर्विसेज चालू रख रहा है, अदरवाइज उसको उसमें कुछ बचता नहीं है। इट डजंट मेक एनी सेंस डूइंग दैट, बट उसको अपने आप को जिंदा रखना है, अपने शेफ के हाथ की उसकी क्वालिटी खराब ना हो, उसको काम करते रहना है, करके वो मजबूरी में ये चला रहा है। वो तो बड़ी मेहरबानी सरकार की, कम से कम वो अलाउ किया, बट
दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। उससे ये ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। अब तो ऐसा लगने लग गया है कि फार्मर्स के बारे में अब बाद में अब हमारी बारी आ रही है रेस्टोरेंट्स वालों की, परमिट रूम के पास। वो तो बेचारे डायरेक्टली लाइसेंस से बंधे हुए हैं कलेक्टर के। जरा भी अगर उनकी कुछ गलती होती है उनसे तो कलेक्टर साहब को पावर है उनका लाइसेंस सस्पेंड करने का। तो बहुत सारी तकलीफें हैं। हमेशा ने इतनी सारी चीजें हम लोगों ने समिति के थ्रू हर एक चीज पहुंचाने की कोशिश की है। हाईकोर्ट की भी तैयारी हो रही है। तो होप सो हम तो ये चाहेंगे कि हमको ये सब ना करना पड़े। सरकार आज भी जागे। जो हम बोल रहे हैं इसके सरकार जगाओ, वाणिज्य बचाओ संघर्ष समिति, इसके थ्रू सरकार जागे। हमारे जो सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे गार्जियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर नितिन राउत जी, हम उनसे मिले, सुनील केदार जी से मिले, नाना पटोले जी नागपुर में थे, हम उनसे मिले। सबने आश्वासन दिलाया, सबने बोला कि हम कोशिश करेंगे। देवेंद्र फडणवीस जी ने लेटर लिख के बोला सीएम सर को। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नितिन गडकरी साहब ने, उन्होंने भी लेटर लिख के सरकार को बोला कि भाई इसके अंदर आप निर्णय लीजिए। ऐसे में जो सब रिप्रेजेंटेटिव्स अपने तरफ से बोल रहे हैं, कर रहे हैं, सरकार के लिए बहुत हाई टाइम है कि इस सिचुएशन को समझे। क्योंकि ये अब फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सिचुएशन बताता हूं मैं आपको। पहले लेवल 1 के हिसाब से या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक हफ्ते में एक व्यापारी को अप्रोक्सीमेटली 60 घंटा मिलता था काम करने के लिए, 60 आवर्स। अभी लेवल 3 4 बजे का टाइम के हिसाब से हमको सिर्फ 30 घंटे मिल रहे हैं। एग्जैक्टली 50%। एक हफ्ते में 60 घंटे, एक हफ्ते में अब 30 घंटे। ऐसी सिचुएशन के अंदर में हमसे टैक्सेस तो पूरा लिए जा रहा है, हमारे ओवरहेड्स पूरे हैं, हमारे खर्चे पूरे हैं, लाइसेंस फीस परमिट पूरे हैं। ऐसे में कब तक चलेगा ये सिस्टम? बैंक के इंटरेस्ट भी है, लोन्स भी है, हर एक चीज है। तो दिस विल नॉट वर्क। समझने की जरूरत है क्योंकि दिस विल, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये ऐसी कंडीशन में ये सब चलेगा नहीं और बहुत जल्द हम लोगों का पूरा ही सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। सर मैं चाहता हूँ 2 लोगों से आप इंडिविजुअली खुद होकर बात करें ऑन कैमरा टुडे। एक वो जो स्टाफ है, रेस्टोरेंट का स्टाफ, होटल का स्टाफ, परमिट रूम का स्टाफ, बार का स्टाफ, रिजॉर्ट का स्टाफ, जिनको पता है कि उनका जो बिजनेस है वो क्या किस लेवल पे हैम्पर हो रहा है, उनके मालिकों का किस किस्म की अवस्थाएं हैं उनकी। आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? अगर वो ये इंटरव्यू देखें तो आपका क्या मैसेज होगा सर उनके लिए? सबसे पहले राज, मैं उनका धन्यवाद करूंगा। आप मानेंगे नहीं कि आपको लगता है कि एम्प्लॉयर सफर कर रहा है। एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉय भी सफर कर रहा है और उन्होंने हमको सपोर्ट किया है। एक समय ऐसा था लॉकडाउन का कि हम पूरी सैलरी नहीं दे पा रहे थे। हमने 50% सैलरी दी, किसी ने 60 दी, किसी ने 40 दी, जिसका जैसा सेट हुआ। देयर कैन नॉट बी अ बार। हर एक की फाइनेंशियल कंडीशंस अलग है, हर एक का कैपिटल, उसका बैंक रिजर्व अलग है, कईयों की लायबिलिटीज है, सबके साथ सेम नहीं हो सकता। पर जैसा जैसा जिस एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट की, उन्होंने उसको माना। हमसे ज्यादा हम लोग तो कैबिन के अंदर अपने कमरे में बैठते हैं, हमारा जो स्टाफ है वो ही जाके डायरेक्ट कस्टमर से डील करता है जी। ऑल्दो होटल्स जो रूम्स हैं दैट इज परमिटेड सिंस लॉकडाउन 1, वो कभी बंद नहीं हुए, पर हमने कई बार खुद ही बंद किया क्योंकि बिजनेस ही नहीं है। ऐसे कंडीशन में स्टाफ हमारी सेल्स देख रहा है, रेवेन्यू उनके सामने है, कुछ छुपता नहीं है। हम इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है कि भी मेरी सेल्स में छुपा लूंगा, कहां सप्लाई गया, कहां से पैसा आ रहा है। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, हर एम्प्लॉय को पता है। इसलिए वो अपना पूरा सपोर्ट एम्प्लॉयर्स को दे रहे हैं और मैं सिर्फ इतना ही उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कंटिन्यू करें, क्योंकि एम्प्लॉयर्स भी कोई बहुत खुश नहीं है, बहुत परेशान है और हमको ऐसा लगता है कि ये लड़ाई हम जल्द जीतेंगे। और ये कोविड जो है, ये जो डरने की बात होती है, सरकार बोलती है कि भाई पहले जब लेवल फर्स्ट वेव आई तो इन्होंने बोला कि 3 महीने के अंदर में सेकंड वेव आएगी, पर सेकंड वेव आई 1 साल बाद। अब ये लोग डर रहे हैं कि भाई अगस्त में आएगी, सितंबर में आएगी। अगर समझो 1 साल नहीं आई तो हमारा ये सेक्टर ऐसे ही सफर करते रह जाएगा, इज वेरी बैड। क्योंकि लॉन्स वाले, मैरिजेस हॉल वाले, बैंक्वेट्स, हमारे पास कुछ नहीं हो रहा है। इतना बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है और 2 साल से हम किसी भी, और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि सरकार की तरफ से 1 रुपए का भी हमको रिलीफ नहीं है। मिसाल अगर कम से कम कुछ रिलीफ मिल जाता तो हम किसी को फेस दिखाने लगते हैं। हमने तो मेमोरेंडम लिखना भी छोड़ दिया, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लिख लिख के परेशान हो गए, कुछ नहीं आया। राज्य सरकार ने सर जरूर इतना कहा था होटल को लिए कि आपको हम इंडस्ट्री का सेक्टर देंगे, वो पहल भी हुई। दिसंबर में, जनवरी में जीआर भी निकला और उसके अंदर कुछ इतने कॉम्प्लिकेशन है कि वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो
जो कुछ भी हो रहा है रिलीफ के नाम पे वो पेपर पे है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हमारे मेंबर्स हमको, मैं प्रेसिडेंट हूँ होटल एसोसिएशन का, मुझे लोग मेरे मेंबर क्वेश्चन करते हैं, मेरे पास जवाब नहीं है। हमने जाके वो भी चीज पहुंचाई है सरकार तक के। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स है, जिनके सामने पूरी पिक्चर क्लियर है, कमिश्नर कलेक्टर उनके आदेश के नीचे है, उनसे बात करें और अपनी ये आवाज को स्ट्रांगली कि भाई हमारा एरिया सेफ है। अगर हम वेट करेंगे थर्ड वेव की, उसको कितना समय वेट करना पड़ेगा, कोई डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट डाटा नहीं है। और फिर अगर थर्ड वेव आ भी गई, समझ लिए 2-4-6 महीने में, तो उसके बाद फिर हम लोग 6 महीने के लिए लटके रहेंगे। ऐसा चलेगा नहीं। व्यापार और साथ में स्वास्थ्य, ये दोनों साथ में चलना है, दोनों को साथ में लेके चलना है। सरकार ने खुद ने अपने हॉस्पिटल्स तैयार किए और खुद ही बंद कर दिए, क्योंकि उनको ही नहीं मालूम कि अब कब थर्ड वेव आने वाली है। तो जब वो अपना सिस्टम वो बंद करके बैठे हैं, तो हमारा क्यों बंद करके रखा है? आपने सब तो खोल दिया, आप रोड पे देखिए क्या चल रहा है। हमारा कोई किसी से कंप्लेन नहीं है। इलीगल एक्टिविटीज बढ़ेंगी, बढ़ रही है, हमारे पास मैसेजेस आते हैं, पर ऐसा स्टेटस नहीं होना चाहिए। मजबूर मत कीजिए, ऐसा प्लीज मत कीजिए कि लोगों को इलीगल करना पड़े, क्योंकि आदमी परेशान है, व्यापारी परेशान है, एम्प्लॉइज को उसको सैलरी देना है, मजबूरी में वो करता है। टैक्स पेयर्स है, हम लोगों ने सबने इन्वेस्टमेंट किया है लाखों करोड़ रुपए, तो कोई भी इलीगल करने के लिए नहीं किया है। सारे टैक्स पेयर्स है, सब जेन्युइनली जीएसटी से रजिस्टर्ड है, सब इनकम टैक्स से रजिस्टर्ड है। पर अगर मजबूर होंगे तो फिर सरकार ये गलती जो हमसे करवाएगी, वो उसका दोष पूरा सरकार पे ही जाएगा। सर, एक मैसेज जो आप उन लोगों को देना चाहते हैं जो कस्टमर्स हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, होटल्स में स्टे करने के लिए भी जाते हैं कई बार, या होटल को विजिट करते हैं, सेलिब्रेशन हॉल को बुक करते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? बहुत सारे, मैं आपको बताता हूं कि बाय एंड लार्ज पब्लिक जान रही है कि भाई हम लोग सेफ्टी पूरा मेंटेन कर रहे हैं जी। मेरे, आप अगर अभी होटल प्रीतम के बाहर भी जाएंगे तो हमने एक पोस्टर लगा के रखा है कि आर एंटायर स्टाफ इज वैक्सीनेटेड जी। हमने पूरा प्रमोट कर करके अपने मेंबर्स को बोल के स्टाफ को वैक्सीनेट कराया है। हर एक चीज आपको जगह पे मिलेगी, हर एक का आज भी टेम्परेचर लिया जाता है, आपको ये कहीं नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगह मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, पर आप जब जाएंगे तो आप कौन आपको टेम्परेचर चेक करता है, आप देखिए। हम लोग आज भी कर रहे हैं, हम हर एक चीज फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास कैमरा है, वैसे हम झूठ बोल रहे हो तो उसको कभी चेक किया जा सकता है। वी आर सेफ, वी नो कि भाई हमारी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, दे अंडरस्टैंड व्हाट इज पैंडेमिक एंड हाउ टू फाइट विद इट। उसको छोड़ के बाकी सब सरकार ने अनऑर्गेनाइज खोल के रखा है, उसपे कोई इनका नियंत्रण नहीं है। जिसपे नियंत्रण है उसका गला दबा के उसको मार दो, ये पॉलिसी बहुत गलत है। इसलिए सरकार से फिर से निवेदन है, कस्टमर तो सब जानते हैं कि दे आर गोइंग टू अ सेफ प्लेस, बट इफ दे आर नॉट अलाउड तो कोई चॉइस नहीं है। हम भी मर रहे हैं, कस्टमर को हम अपना सर्विसेज नहीं दे पा रहे। सर, उम्मीद है कि आज जो आपने ये बात कही आज इंटरव्यू में, वो पब्लिक तक भी जाए और पब्लिक भी इस बात को लेकर अवेयर हो कि किस किस्म की तकलीफ रेस्टोरेंट, होटल एंड मैरिज हॉल वाली जो इंडस्ट्री है वो फेस कर रही है। और स्पेशली रेस्टोरेंट्स और होटल्स को शायद सरकार भूल गई है, लेकिन पब्लिक जो है वो सरकार को ये बात याद दिलाएगी अपने तरीके से। अगर सरकार नहीं जागेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक को जवाब देना भी आता है। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज राज की बात में तेजिंदर सिंह रेणु सर से मुलाकात हुई। उन्होंने बात करी रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री पे बीत रही तकलीफ के बारे में। 4 बजे तक का जो वक्त है वो इतना संपूर्ण नहीं है बिजनेस करने के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फूड एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, जहां पर पब्लिक निकलती 4 बजे के बाद है, जहां पर लोगों की जरूरत है इवनिंग ड्राइव टाइम के बाद ही खाना और होटलिंग करने के ऊपर होता है। अब क्योंकि नागपुर शहर में कोविड का सीन बिल्कुल नहीं है, सरकार को अब चीजें और डिटेल में समझनी होगी। देखिए साहब, 100-200 करोड़ जो बात है वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है ना, लेकिन एक जो बात है वो तो है ना कि इलेक्शन आने वाला है। ये चीज को तो आप झुटला नहीं सकते, और ये चीज को तो आप समझ भी रहे हैं, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। तो जब आप ये इशारा समझ जाते हैं तो वो इशारा क्यों नहीं समझते जो व्यापारियों पर बीत रहा है। उम्मीद है कि आप और आपकी समझदारी दोनों हमारे काम आएगी, लेकिन नहीं तो अघाड़ी अनाड़ी बन जाएगी। शाम को फिर मिलूंगा आपसे और राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं और कोशिश करें रेस्टोरेंट से खाना ज्यादा मंगाएं। जय हिंद।